गुड इवनिंग। आइए इस वीडियो में हम लोग परागकण की संरचना को समझेंगे। आप लोगों को देखने में ये टॉपिक जितना ही कठिन लगता है, वास्तव में ये उतना ही आसान है। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहें, ये आप लोगों के माइंड में यूं सेट हो जाएगा। चलो देखते हैं, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। अगर पढ़ना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान में उड़ने के लिए पक्षियों को भी पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। और याद रखिए कि यदि मेहनत कड़ी है तो मंजिल भी बड़ी होगी। इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आओ हम देखते हैं परागकण की संरचना। परागकण को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। तो प्रायः ये गोल होता है। परागकण प्रायः गोल होता है, किंतु कभी कभी ये अंडाकार भी होता है। और प्रारंभ में परागकण एक कोशिकीय होता है, यानी एक कोशिका से मिलकर बना होता है। किंतु जब ये परिपक्व हो जाता है तब इसमें दो कोशिकाएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दो परतें पाई जाती हैं। ये दो सतह से मिलकर बना है। परागकण में दो परतें पाई जाती हैं। अब बाहर वाली परत को हम वाह्य चोल कहते हैं। इस परत को हम कहेंगे वाह्य चोल। ये आपकी हो गई वाह्य चोल। वाह्य चोल का मतलब एक्साइन। और ये अंदर जो होती है इसको कहते हैं अंतःचोल। अंतःचोल इसकी इंग्लिश होती है इंटाइन। अब देखो, हम देख लेते हैं कि इसकी जो बाहरी परत होती है यह बहुत ही कठोर होती है, क्योंकि जब परागण की क्रिया होती है तो ये एक स्थान से, यानी एक पुष्प के परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और इस बीच में उन्हें कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ये बाहरी परत इसकी कठोर होती है, जिससे ये अम्ल, क्षार, ताप आदि से इनकी सुरक्षा कर सके, अन्यथा ये नष्ट हो सकते हैं और फिर निषेचन की क्रिया के लायक ये निषेचन योग्य नहीं बचेंगे। और फिर हम एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब ये इतनी कठोर होती है तो इसका अंकुरण कैसे होता होगा। तो उसके लिए इसमें व्यवस्था होती है। व्यवस्था ये है कि कहीं कहीं पर इसमें ये बाह्य चोल नहीं पाया जाता है। इसमें बाह्य चोल का अभाव होता है कुछ स्थानों पर, और इन्हीं स्थानों को हम जनन छिद्र कहते हैं। मैंने दिखा दिया, 3 जनन छिद्र इसमें हैं। इनको लिख दे रहे हैं, जनन छिद्र कहा जाता है। जनन छिद्र अर्थात परागकणों का अंकुरण इन्हीं जनन छिद्रों से होता है। ये यहीं से अंकुरित हो जाते हैं। फिर इसके अंदर हम देख लेते हैं दूसरी जो परत है, दूसरा जो चोल है अंतःचोल, ये सतत होता है। सतत मीन्स निरंतर। देखो ये लगातार, ये कहीं कटा हुआ नहीं। ये इसकी परत जो है ये कटी हुई नहीं है, जबकि बाह्य चोल बीच बीच में कटा हुआ है। तो बाह्य चोल निरंतर नहीं है, सतत नहीं है, जबकि अंतःचोल इसकी सतत होती है। और इसके अंदर एक वर्धी केंद्रक पाया जाता है, ये बड़ा होता है। एक वर्धी केंद्रक होता है, ये बड़ा होता है। और एक जनन केंद्रक होता है, ये वर्धी केंद्रक की तुलना में छोटा होता है। इस पूरे परागकण के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, किंतु यह कोशिका द्रव्य जब जनन केंद्रक के नजदीक आता है तो यह सघन हो जाता है, अर्थात गाढ़ा हो जाता है। यह गाढ़ा हो जाता है। इस प्रकार यह एक कोशिका का निर्माण कर लेता है। और चूंकि ये जनन केंद्र, ये वर्धी केंद्रक है,
बड़ा वाला वर्धी केंद्रक है, इसलिए इसको वर्धी केंद्रक कहा जाता है। वर्धी केंद्रक। और ये जनन केंद्रक, ये जनन केंद्रक होता है। अब परागण के बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परागकण जब किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसकी वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं और फिर ये अंकुरित होते हैं। इन्हीं जनन छिद्रों से ये अंकुरित होने लगते हैं और ये जो जनन केंद्रक है यही आगे चल करके पराग नलिका में दो मेल गैमेट का निर्माण करता है और वही दोनों मेल गैमेट जाकर के जो द्वितीयक केंद्रक है उनसे मिलकर और अंड कोशिका से मिलकर दोहरा निषेचन की क्रिया संपन्न कराते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही जनन केंद्रक होता है, क्योंकि यही आगे दो कोशिकाओं में विभाजित होता है और इसी से निषेचन की क्रिया होती है। अब देख लेते हैं कि जो अंतःचोल है वो सेल्यूलोज की, इसमें जो ये अंतःचोल होती है ये सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। अंतःचोल, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो अंतःचोल होता है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया कि ये एक परागकण है और इसमें कितने भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसमें कहाँ जनन छिद्र होता है, कौन सा वर्धी केंद्रक है, कौन सा जनन केंद्रक है और बाह्यचोल क्या है, अंतःचोल क्या है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद जो मादा युग्मक है अंड कोशिका, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।